स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। नहीं दिख रही क्या? सर दिख रही है। दिख रही है। अच्छा, अब आप लोगों में से कोई बताएगा फिजिक्स का इन फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है? कोई बता सकता है क्या? अरे करंट में स्कोप या फ्यूचर में आप फिजिक्स का स्कोप क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस फिजिक्स को? स्कोप है आगे भविष्य में कुछ हो सकता है Sir, क्या to इस चीज से? understand the natural phenomena taking place around us. बिल्कुल करेक्ट है जी। और कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन? Sir, to increase the technology of this world. वाओ ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और कोई? और कोई बताना चाहेगा? कुछ भी बताओ, अरे गलत ही ना बताओगे आप। सर नए इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इंजीनियर। यस यस, ये भी सही है। Sir, magnitude of physical quantities like energy, mass. मैग्नीट्यूड ऑफ Physical quantities like energy, mass, etc. अच्छा, स्कोप में इन द सेंस कि देखो स्कोप में क्या होता है कि हम किसी चीज को, जैसे हमने क्या देखा था पिछली क्लास में कि साइंटिफिक मेथड्स देखे थे। साइंटिफिक मेथड्स देखे थे ना? Yes, sir. व्हाट इज फिजिक्स से पहले साइंटिफिक मेथड्स देखे थे। साइंटिफिक मेथड्स क्या थे बेटा? कि जो नेचुरल फिनोमिनास हो रहे हैं ऑलरेडी यूनिवर्स में, जो नेचुरल फिनोमिनास हो रहे हैं उनको हम साइंटिफिक वे में यूज करते हैं। तो उन्हीं पे बेस हम सारी इंस्ट्रूमेंट वगैरह और सारी जो टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं उन्हीं बेसिक नेचुरल फिनोमिनास को यूज करके बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है कुछ बात? कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में ये मान लो मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो फॉर एग्जांपल, अरे चलो इसी को ले लेते हैं जो आपने मोशन वाला देखा था ना, बॉल नीचे गिराए थे टाइम पे। अरे एक एक इस वाले एग्जांपल से, यस सर। चलो इस वाले से ले लेते हैं। ये जो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही थी, Yes, sir. हमेशा हमेशा नीचे की तरफ लग रही थी, इसी फिनोमिना को ले लेते हैं। इसी फिनोमिना पे बेस कि मान लो एक एरोप्लेन डिजाइन करना है हमें। भाई एरोप्लेन डिजाइन करने के लिए हमें कुछ पता भी तो होना चाहिए कि इस पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे, पता होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल के लिए एरोप्लेन छोड़िए, चलो एरोप्लेन छोड़ो यार, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और बेसिक और वो वाला लोअर एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बोला गया कि एक टेबल डिजाइन करो, कुर्सी पढ़ने के लिए टेबल, चार पैरों की, सॉरी 4 पैरों की टेबल डिजाइन करनी है आपको एक, ठीक है, जिसके 4 पैर हैं। और ऐसे मान अभी इस साइड से चलो 2 दिख रहे हैं, फ्रंट व्यू बना देते हैं जिसमें 2 पैर दिख रहे हैं, 2 इनके जस्ट पीछे हैं। आपको एक टेबल डिजाइन, आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि टेबल का वेट क्या होगा, या फिर इस पे हमें कितनी चीजें रखनी है ऊपर, कितना वेट ये सहन कर सकते हो, उसी हिसाब से आप इनके पैरों की मजबूती बनाओगे ना। Yes, यस sir. सर। ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. जब तो आप इसमें कौन सा फिनोमिना, यूनिवर्स का नेचुरल फिनोमिना ही यूज कर रहे हो, जो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, वही वाला फिनोमिना तो यूज करो कि इसके ऊपर जो भी वेट रखा जाएगा, माने मान लो हमने बनाया है इसको एक फ्लावर का बुके रखने के लिए, तो उसको बहुत हल्का बनाएंगे। जैसे सोफा के बगल में फ्लावर का बुके रखना है हमें, और उसके बगल में मतलब उसके ऊपर सिर्फ फ्लावर का बुके रखा जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं रखेंगे, तो इसको बहुत काफी हल्का बना देंगे तब भी काम चल जाएगा। और हमें मान लो इस स्टूल को ऐसे बनाना है कि इस पे चढ़ के हमें कभी अलमीरा के ऊपर से कुछ उतारना है या कुछ भी उस काम के लिए यूज करना है, तो इन पैरों को थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे, है कि नहीं बेटा? Yes, sir. यस सर। अब तो ये क्या एग्जांपल हुआ, हमने बेसिक लॉ लिया था वहां से, इसको डिजाइन करने के लिए हमने बेसिक लॉ यूज किया कि वेट हमेशा किसी भी बॉडी का डाउनवर्ड लगता है,
तो इसके ऊपर जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, उनके बेसिस पे इसके पैरों को और इस जो प्लास्टर ऊपर जो वुड का रखा जाएगा जिसको हम बोलते हैं कि बोर्ड, प्लाईवुड, उसकी स्ट्रेंथ उसी के बेसिस पे हम लेंगे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि फिजिक्स का स्कोप चीजों को डिजाइन करने में, चीजों को बनाने में कैसे यूज करते हैं। समझ में आ रही बेटा ये बात? मतलब ये फिजिक्स का हम बहुत ही छोटी चीजों का यूज करके बड़ी बड़ी चीजें बना। हमने ग्रेविटी का यूज करके एरोप्लेन भी बनाया। पहले मैंने टेबल का एग्जांपल बताया, अब एरोप्लेन का लेते हैं। एरोप्लेन ऐसे मान लो ये है एरोप्लेन, एरोप्लेन है। अब इस पे आगे से फोर्स लगेगा जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। इसको तो हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन हमें बस एक फोर्स के बारे में पता है, इस एरोप्लेन का वेट होगा और जो पैसेंजर वेट होगा कि नहीं, जो इसमें बैठे होंगे लोग, वो दोनों वेट होंगे। अब हम जो इसकी डिजाइन करेंगे एरोप्लेन की, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो नेचुरल फिनोमिना था, जो बॉडी का हमेशा डाउनवर्ड वेट लगता था, उस फिनोमिना को मान के चलेंगे ना। ये एरोप्लेन का वेट और इसमें जो पैसेंजर बैठे होंगे उन सबका वेट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। यस सर। तो ये कंसेप्ट बेसिक यूनिवर्स का लॉ किसने दिया था? फिजिक्स ने। उस फिजिक्स का यूज करके हम एरोप्लेन तक बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब फिजिक्स का स्कोप तो बहुत ज्यादा है। उसमें अगर समझ में आ गया है तो आप तो एक बार कमेंट में ना जो वो दिया है ना मैसेज, चैट बॉक्स में थम्स अप कर दिया करो कि हाँ सर डन है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे, इससे मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। अब देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स भी दो तरीके की होती है। आप नीट के हो ना, तो आपको नीट की लैंग्वेज का एग्जांपल दूंगा और जेई वालों का जेई वाला दूंगा। फॉर एग्जांपल आप में से ही दो बच्चों का नाम उठा लेते हैं। एक तो मान लो एक कोई बंदा था यहाँ पे, और यहाँ पे दो लोग थे। नंबर 1 से अजय। कोई बुरा नहीं मानेगा कि मेरा नाम नहीं लिया सर ने, ठीक है? नो सर। Yes, मैं sir. ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। और एक है भूमि। ठीक है, अब देखो अजय से मैंने पूछा कि ये जो पर्सन है ना, इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताओ मुझे। तो अजय ने मेरे को बोला कि सर इसका बॉडी पार्ट, एक तो सर है, एक है इसका हेड, और नंबर 2 पर 2 लेग्स हैं और 2 हैंड हैं। बस सर 2 लेग्स 2 हैंड और एक सर है, और एक मान लेते हैं पूरा बीच वाला बॉडी है, यानी कि मिडिल पार्ट है। ठीक है बेटा, इसने क्या किया, 4 पार्ट्स में, मतलब तीन बार में 4 पार्ट्स में, मतलब एक ये दो ये हो गए, 2 ये हो गए, एक बार में ये, मतलब थोड़े से डाटा में ही इस बॉडी को डिफाइन कर दिया। अब मैंने भूमि से पूछा, बेटा भूमि बताओ इस बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। भूमि ने क्या किया, भूमि ने सर 2 आईज होती हैं, ये सारी चीजें तो होती ही हैं, 2 आईज भी होती हैं, 2 ईयर्स भी होते हैं, बाल होते हैं, और उंगलियां होती है, नाखून होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों को इसने क्या किया, इंटरनल बॉडी के पार्ट्स में से किडनी होती है, लीवर होता है, सर ये होता है, वो तो सारी चीजें उन्होंने इंटरनल पार्ट की एक एक करके, मतलब इसने कम से कम 100 पार्ट्स आप मुझे गिनाए, 100 टू इवन की मोर देन 100 प्लस पार्ट्स मुझे गिनाए। तो क्या ये दोनों गलत है? कौन गलत है कौन सही है, कोई बताएगा जरा? कोई गलत है क्या दोनों में? नो सर। नो सर। देखो दोनों ही सही है, अजय भी सही है, भूमि भी सही है। एक्चुअली में अजय ने क्या किया था, अजय ने दूर से देखा और ऊपर से दो तीन चीजें उठाई, उसकी स्टडी करके आपको बता दिया कि नहीं सर ये एक चीज हेड है, 2 लेग्स हैं, 2 हैंड हैं और एक मिडिल पार्ट है जो बॉडी का मिडिल पार्ट होता है, बस।
तो इसने क्या किया, मैक्रोस्कोपिक स्टडी की। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। देखो ये वर्ड है ना मैक्रो, इससे आप समझिएगा, मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे, और माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे। देखो जो अजय ने स्टडी की थी, सॉरी अजय ने क्या स्टडी की थी, अजय ने स्टडी की थी नंबर 1 में कि भाई 4 पार्ट्स में बॉडी कंप्लीट कर दी। और भूमि ने क्या किया, भूमि ने कम से कम 100+ पार्ट्स गिना दिए। इसका मतलब भूमि गई थी छोटे लेवल पर, छोटी छोटी चीजों को भी भूमि ने गिनाया। और अजय ने क्या किया, बड़ी बड़ी तो 4 चीजें बड़ी गिनाई, और अजय बहुत जल्दी में था, जल्दी में गिना के चला गया। दोनों ही सही है, बस दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग। समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एक का पॉइंट ऑफ व्यू है मैक्रोस्कोपिक, और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू है माइक्रोस्कोपिक। समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes. फिजिक्स की वो स्टडी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे की जाए, मॉलिक्यूलर, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस लेवल पे जो स्टडी की जाए उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और जो ऊपर ऊपर से मतलब बॉडी पार्ट्स, बड़े बड़े पार्ट्स, बड़े बड़ी चीजों को स्टडी की जाए उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जैसे मोबाइल में हमने ऐसे ही देखा ऊपर से, सर इसमें जैसे मोबाइल किसी का खराब हो जाए तो हमने देखा, बैटरी लगा के देखी ऐसे ही एक बार कि स्विच ऑफ नहीं खुला, शायद बैटरी में थोड़ा सा दिक्कत हो, बैटरी निकाल के, पुराने वाले मोबाइल की बात कर रहा हूँ, बैटरी निकाल के देखा, आवाज सही नहीं आ रही, हम थोड़ा बहुत फूक फूक मार के देख लेंगे पर नहीं हो रहा सही, हमने क्या किया, मैक्रोस्कोपिकली देख लिया। लेकिन जब हम उसको दुकान पे ले जाते हैं ना, जब वो खोलता है उसको, वो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, एक एक आईसी को, एक एक रजिस्टर को, एक एक कैपेसिटर को, सबको देखता है, तब जाके वो आइडेंटिफाई कर पाता है। तो दोनों टाइप की स्टडी समझ में आ रही है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, अब हम दोनों स्टडीज को करते क्यों भाई, हम लोग करते क्यों है इसको, इन स्टडीज को? अब एक बात बताओ, जैसे मैक्रो मतलब होता है बड़ी बड़ी, और माइक्रो मतलब होगा छोटी छोटी। जब हमें किसी डेवलपमेंट पे जाना होता है किसी भी चीज के, तो हमें बहुत छोटे लेवल से स्टडी करनी होती है। जैसे अगर किसी को आपके पेट में प्रॉब्लम है, पेट में मान लो किडनी में प्रॉब्लम है किसी की, तो हमें सारी चीजें, किडनी से क्या क्या रिलेट होता है बॉडी में, क्या क्या चीजें रिलेट होती है, उन सब के बारे में बहुत ही छोटे लेवल पे जानकारी होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि यार वो डॉक्टर ना किडनी स्पेशलिस्ट है, एमडी किया हुआ है किडनी से। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेडिकल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसका मतलब उसने क्या किया है, किडनी को माइक्रो लेवल पे स्टडी किया है। और जो फिजिशियन होते हैं, फिजिशियन क्या करते हैं, फिजिशियन हर चीज को मैक्रो लेवल पे स्टडी कर लेते हैं। अब हो सकता है फिजिशियन से हर केस सॉल्व ना हो पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो किए होते हैं डॉक्टर्स, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो सारी स्टडी, वो ज्यादातर केसेस को सॉल्व कर देते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को बेटा? Yes, sir. माइक्रोस्कोपिक स्टडी समझ में आ गई? अब देखो Yes, ये फिगर क्या शो करना चाह रहा है, फिगर देखो, इसको हटाता हूँ 1 मिनट। ये फिगर क्या शो करना चाह रहा है, मान लो ये कोई ड्रॉप थी, है ना, ये ड्रॉप थी, मान लो ये, उसने ये छोटा सा पार्ट लिया इसका, इसमें इतने एटम्स थे। अगर इस पार्ट को ओनली एक पार्ट ही देखें, ओनली इसको देखें कि ड्रॉप का एक पार्ट है, बस ओनली, तो इसको बोलेंगे मैक्रोस्कोप। अब इसके एक मॉलिक्यूल्स को देखने लगे जाए ना, इस एटम्स को, ये कौन सा है, ये कैसे जुड़ा हुआ है, इनके बीच में बॉन्ड क्या क्या है, इनके कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, किसके कैसे हैं, इन सारी चीजों को जानने लगे जाए तो ये आ जाएगी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। समझ पा रहे हो बेटा मेरी बात? Yes, sir. आगे बढ़े फिर, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. किसी ने नो बोला क्या? समझ में आ गया ना ये? Yes, sir. ओके डन बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, ये थोड़ा सा इंट्रो है, इसको हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में चलेंगे तो अभी आपको समझ में कम चीजें आएंगी। तो ये देखो, ये आपको मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये तीनों चीजें, जनरली ये सारी चीजें मैकेनिक्स में ही है, मैकेनिक्स में ही आता है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, रॉकेट किस में चलता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कहता है? न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ।
ये काइनेमेटिक्स आ गई, मतलब मोशन। ये स्टैटिक्स आ गई। ये क्या है बेटा, ये क्या है? Sir, Kepler's law of planetary motion. प्लानिटरी मोशन, बिल्कुल प्लानिटरी मोशन। और ये साउंड वेव्स आपने पढ़ा है ना, वेव्स, साउंड वेव्स और Yes, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल yes, वेव्स, वो वाली स्टडी। Yes, sir. आप लोगों के साथ अच्छा क्या है ना, आप लोगों का कुछ सिलेबस एक बार हो चुका है स्कूल्स में, तो आपको इजी हो रहा है समझने में। ये क्या है बेटा, आ गए फायर। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, हीट ट्रांसफर पढ़ते हो ना 11th में? Yes, sir. आपने इंजन और रेफ्रिजरेटर ये पढ़े होंगे ना? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, इंजन और रेफ्रिजरेटर की आप कैसी स्टडी कर रहे हो? मैक्रोस्कोपिक। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा है कि रेफ्रिजरेटर में क्या क्या लगा होता है, आपने इससे पढ़ा है कि रेफ्रिजरेटर की सीओपी होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इंजन की एफिशिएंसी होती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इन Yes, चीजों को sir. आप, Yes, sir. Yes, sir. ये चीजें आप मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंडर में आता है। जब आप इन चीजों के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ोगे ना, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें पढ़ोगे, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़े हैं इनको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रो इन द सेंस कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, पीछे जो जाली लगी होती है वो क्या करती है, जो एक एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं, जो इंजन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि सारी चीजें, पिस्टन, सिलेंडर, ये चीजें क्या क्या होती है, सारी चीजें वो आप आगे जाके पढ़ते हो। अगर आप इंजीनियरिंग में होते तो आप पढ़ते, लेकिन आप मेडिकल साइंस में हो तो आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, डॉक्टर तो बनना ही बनना है, फिर ये तो है ही, बनना है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, ऐसे मत sir. बोला करो, ऐसे ऐसे सुस्त सुस्त बोला करो, यस सर ऐसे करके बोला करो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकदम Yes, आवाज में जोश होना चाहिए, ऐसे नहीं है यस सर। मुझे लग रहा है Yes, ये लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से छोड़ो, हमें क्लास पूरी करो, सो जाए जाके। नींद आ रही है क्या? No, no, sir. तो मुझे मैसेज कमेंट में लिखो नो 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 नो, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सो भी रहे हो या ऐसे मोबाइल दूर रख के रजाई में अंदर लेटे हुए हो। काफी लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। अब देखो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये 12th क्लास का सिलेबस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, देखो, इलेक्ट्रॉन इन स्टैटिक कंडीशन और इलेक्ट्रॉन इन मोशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे 11th क्लास में। ये 11th क्लास का सिलेबस है। ये मैग्नेटिज्म, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में होते हैं ना। चल ठीक है बेटा, मैं समझ गया, नो से समझ गया मैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल, पंखा कैसे चलता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके बीच में, कैसे कैसे, मतलब कैसे इलेक्ट्रिकल पावर को रोटेशनल पावर में कन्वर्ट करता है पंखा। ये लेंसेज पढ़ेंगे हम लोग, मिरर पढ़ेंगे, लाइट कैसे आती है, कैसे आंख, ये आई है, कैसे कैमरा काम करता है फोन का, कैसे आई आई का भी एक वो मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिक्स में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। 12th क्लास का सिलेबस है। ये देखो 12th लिखा है इसमें, ये दिख रहा है ना 12th, Yes, Yes, sir. sir. ये 12th का सिलेबस है, ये भी 12th का सिलेबस है। ये रेनबो कैसे बनता है, सन जो बारिश हो जाती है तो आसमान में रेनबो बनता है ना, देखा है Yes, कैसे? Yes, sir. Yes, sir. देखा है ना आप लोगों ने? हाँ, तो Yes, sir. ये सारी चीजें हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो स्टडी थी ना, ये वाली स्टडी माइक्रो, ये आप पढ़ोगे आफ्टर 12th। जैसे आप मेडिकल साइंस, जब आप एमबीबीएस करोगे ना, एमबीबीएस में बहुत सारी स्टडीज जो होंगी, जैसे आपको पढ़ा जाएगा जब आप कैंसर के बारे में पढ़ोगे कि कैंसर कैसे बनता है, क्या होता है। तो जब कैंसर के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी कि जो टिश्यूज होते हैं बॉडी पे, जो टिश्यूज कैसे बनना स्टार्ट होते हैं, कैसे क्या होता है सारी चीजें। तो आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी आफ्टर 12th पढ़ोगे। इसीलिए थोड़ा सा इंट्रो दिया जा रहा है कि आपके फ्यूचर में क्या क्या पढ़ना है आपको। ये बहुत, क्योंकि साइंस का ना कोई एंड नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, कभी लाइफ में साइंस से परफेक्ट हो ही नहीं सकते, कोई मास्टर बन ही नहीं सकता साइंस का कभी भी।
अगर, क्योंकि मेरा मानना ये है ना, कभी आप अगर ये कह रहे हो, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि फिजिक्स का टीचर हूं मैं, तो मेरे हिसाब से मैं गलत कह रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है, इतना आता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि फिजिक्स का ना टोटल ज्ञान तो कभी किसी को हो ही नहीं सकता। कभी हो सकता है क्या? आपको लग रहा है कभी हो सकता है? No, sir. फिजिक्स का इतना इतना इसको मतलब इतना वाइड एरिया है ना कि आप 10 जन्म भी ले लोगे, 10 जन्म लगातार पढ़ते रहोगे, तब भी कंप्लीट नहीं होगा फिजिक्स। है ही इतना, क्योंकि नेचर, जैसे नेचर बढ़ेगा, नेचर चल रहा है वैसे वैसे फिजिक्स बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रही है ये बात? ये 12th का सिलेबस था ये पूरा। अब आ रहा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक देखो यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स, इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये 12th का सिलेबस या 11th का सिलेबस। क्वांटम फिजिक्स होता है कि बहुत ही नैनो पार्टिकल्स, जो एटम्स वगैरह जो होती है ना, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके लेवल पे जाके स्टडी जो करता है ना, उसे बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। समझ में आ रही बात? क्वांटम फिजिक्स किसे बोलते हैं? जैसे Atoms and molecules. एटॉमिक लेवल पे जो स्टडी होती है ना, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब ये देखो, ये क्या दिख रहे हैं आपको? एटम्स दिख रहे हैं। ये आपको एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये देखो। Yes, sir. अरे ये फिजिक्स है, लेकिन चलो ठीक है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा आ जाए। ये मोबाइल के अंदर एक सर्किट बोर्ड यूज होता है, पीसीबी बोर्ड बोलते हैं उसको। मोबाइल के, लैपटॉप के, रेडियो के, सबके अंदर ये बोर्ड यूज होता है, जिसमें छोटी छोटी रेजिस्टेंस वगैरह, चिप्स वगैरह, वो सारी चीजें लगी होती है। उन सब की स्टडी माइक्रो लेवल पे की जाती है, तब जाके ये आपकी, जिससे आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी की वजह से ही, मतलब क्वांटम फिजिक्स की वजह से ही ये सारी चीजें बन पा रही है, पॉसिबल हो पा रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्वांटम फिजिक्स क्या है? बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी की जाती है, जिस साइंस की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी चीज की हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को ले लूं, पेन, ये स्टाइलस पेन है, मैं पेन टेप पे इसी से लिखता हूं। अगर मैं इसको नॉर्मल फिजिक्स, जैसे ये वाली फिजिक्स थी, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के हिसाब से देखूं, तो मैं इसको बोलूंगा एक इसमें निब है, एक ये आगे वाला पार्ट है, इसमें एक बटन है, और बस ये पीछे पकड़ने वाला पार्ट है, बस ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिक स्टडी। अब इसकी जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलूंगा ना, तो मैं ये भी देखूंगा कि इसमें कौन से कितने एटम्स हैं, एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें से कुछ पार्ट, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और माइक्रोस्कोप पे लेके जाऊंगा, उसमें सारी स्टडी करूंगा। ये निब है, निब किस मटेरियल की बनी हुई है, इसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें देखना ना, ये आता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. माइक्रोस्कोपिक स्टडी बहुत छोटे लेवल पे, मैक्रो लार्ज लेवल पे। समझ गए? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब देखो इसका स्कोप क्या था कि हम बहुत ही छोटी डिस्टेंसेस को, ये देखो 10 टू द पावर माइनस के 14, यानी कि देखो 1 मीटर डिस्टेंस को, मान लो ये 1 मीटर है, इसके 10 टू द पावर 14 पार्ट कर दें, उस डिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स की हेल्प से। समझ रहे हो कितनी छोटी डिस्टेंस को मेजर कर पा रहा है ये, कितनी छोटी डिस्टेंस को, और कितनी लार्ज, ये देखो 10 टू द पावर 26 मीटर, 26 मीटर, मतलब सोचो इतना है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी डिस्टेंस है ये। इस रेंज की डिस्टेंस को हम फिजिक्स की हेल्प से ही मेजर कर पा रहे हैं, वैसे मेजर नहीं कर पाते। तो फिजिक्स का स्कोप समझ में आ रहा है कितना, मतलब जीरो छोड़ो, माइनस के 10 टू द पावर माइनस में जाके भी तक की डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, और उधर पॉजिटिव में जाके बहुत दूर तक, बहुत लंबी, मतलब सैटेलाइट कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से सन से अर्थ की डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस को भाई फिजिक्स ही तो नाप पा रहा है, फिजिक्स की हेल्प से ही तो माप पा रहे हैं हम लोग, कि यहाँ से वीनस की डिस्टेंस क्या है, वीनस को सन के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन सारी डिस्टेंसेस के बीच में किसकी हेल्प से जानना है? फिजिक्स की हेल्प से, फिजिक्स की हेल्प से इतनी सारी डिस्टेंसेस को नाप देता है। टाइम देखो,
एक सेकंड में एक पलक झपका पाते हैं। जैसे हमसे बोला जाए पलक झपकाने के लिए ऐसे टिप टिप करो आंखों को, तो एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा एक, बहुत ज्यादा जल्दी करोगे एक सेकंड में 2। इसने क्या किया, एक सेकंड को 10⁻22 पावर में तोड़ दिया है पार्ट्स में। एक सेकंड को 10⁻22 पार्ट्स में तोड़ दिया है। तो कितना छोटा टाइम है, कितने छोटे टाइम को भी फिजिक्स मेजर कर पा रहा है। ये रेंज है फिजिक्स की। और देखो 10⁻18 सेकंड, 10⁻18 सेकंड्स टाइम को भी मेजर कर पा रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है ना बेटा कि मैं क्या बता रहा हूँ ये चीजें? Yes, sir. ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स की रेंज क्या है। आपके दिमाग में ये आ जाए थोड़ा सा कि फिजिक्स की रेंज बहुत ज्यादा है, चाहे वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो, टाइम मेजर करने के में, या फिर डिस्टेंस मेजर करने में, या फिर मास मेजर करने में। जैसे 10⁻³ kg मास में, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का मास किसने नापा होगा? क्या हम लोग ऐसे तराजू लेके गए होंगे क्या? या अर्थ का मास मान लो मापा होगा? कैसे नापा होगा? हमने ऐसा थोड़ी ना कि एक साइड में तराजू के एक साइड में अर्थ रख के दूसरे साइड में वेट रख रहे हैं, 1 kg, 2 kg, 5 kg। दुनिया के सारे वो वेट आ जाएंगे तब भी अर्थ को नहीं नाप पाएंगे। तो कैसे नापा हमने? फिजिक्स के कंसेप्ट। अब फिजिक्स का कंसेप्ट कैसे? जो हमने साइंटिफिक स्टडी पढ़ा था ना, साइंटिफिक स्टडी, Yes, sir. उसकी हेल्प से उसकी हेल्प से हमने सारी चीजों को नापा। बेटा आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ये है फिजिक्स की रेंजेस, कि मतलब डिस्टेंस इतने से इतने तक नाप सकते हैं हम लोग, टाइम इतने से इतने तक नाप सकते हैं, और जो मास है हमने इतने से इतने तक का नापा है फिजिक्स की हेल्प से। अब देखो इसमें थोड़ा सा आंसर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना आर डील विथ एटॉमिक। देखो एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फिनोमेना पे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं। इसका आंसर मैं पूछूंगा, कोई बताएगा नहीं, ठीक है? मैं पूछूंगा, हैंड रेस कर दो कि मैं बताना चाहता हूं। मैं उन्हीं में से देख लूंगा कोई। रिया चंदेल कौन सा आंसर होगा बेटा? सर क्वांटम मैकेनिज्म। हाँ, रिया की तरफ से ये आंसर है, ठीक है। और हर्ष गुप्ता, आप क्या बताना चाहोगे, कौन सा? D quantum mechanics. डी होगा आपका भी। और जी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, वो लोग सो गए क्या मोबाइल ऑन रख के? कंचन बेटा, कंचन, कीर्ति शर्मा, यस सर। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? सर डी। तो आपने हैंड रेज तो किया ही नहीं आपने। अरे गलत बेटा, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरा ऑप्शन गलत हो सकता है, मुझे नहीं आता, अरे तो नहीं आएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट आप बोलोगे तो सही क्लास में, आपको बोलना है। गलत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं फिर भी आपको अप्रिशिएट करूंगा बेटा, आपने कोशिश की, एटलीस्ट कोशिश तो की, ठीक है ना? ठीक है बेटा, म्यूट Yes, कर लो। sir. अब म्यूट कर लो बेटा, की थी। हाँ, ये ऑप्शन डी ठीक है, डी ही सही है, डी ही सही है। एक्चुअली में होता ये है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वो एक्चुअली मोशंस को डील करती है, जो ऑप्शन ए में था। और जो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, वो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स को, जैसे कि आप लोग बायो के हो तो आपको अभी बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, यस सर। Yes, sir. ब्लड प्रेशर। अभी जब आप याद रखिएगा इस बात को, आज की बात याद रखिएगा कि सर जब मैं जब फ्लूइड पढ़ाऊंगा ना आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड वाला पार्ट है आपके में? Yes, sir. Yes, sir. जिस टाइम पे फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको ब्लड प्रेशर का एक्चुअल फील दूंगा, कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है। आप लोग ये तो जानते हो ब्लड प्रेशर ये होता है। आपको शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये टैबलेट का भी नाम पता हो, जो डॉक्टर देते हैं, ये वाली टैबलेट ब्लड प्रेशर कम करने के लिए होती है, कुछ लोगों को पता भी होगा, शायद हो सकता है आप बायो पे हो तो। इस वजह से आपको जो फील, लेकिन एक्चुअल फील नहीं पता, एक्चुअल फील क्या होता है उसका। फिजिक्स का मतलब ही फील लेना है,
मैं उसका फील दूंगा आपको, एक्चुअली फील दूंगा। आप बस मुझे याद दिला देना, क्योंकि उसके लिए ना कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने होंगे जो कि अभी क्लास में, अभी स्टार्टिंग क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब फ्लूइड चैप्टर आएगा उस टाइम पे आप मुझे याद दिला दीजिएगा ध्यान से बच्चों, ठीक है? Yes, sir. और सब लोग क्लास में होंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप सब लोग ये कहोगे सर वाह मजा आ गया, एकदम फील आ गया कि हाँ ब्लड प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है? अब अप्लाइड मैकेनिक्स डील विथ फोर्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इसी का अप्लाइड पार्ट होता है कि इसमें सिर्फ मोशन का होता है और इसमें फोर्स का होता है। फोर्स एंड मोशन दोनों का ही होता है जनरली इसमें, जो अप्लाइड मैकेनिक्स होता है। और जो क्वांटम फिजिक्स, मेनली क्वांटम मैकेनिक्स क्या थी? एटॉमिक लेवल, हमें इसी वर्ड से तो प्यार था। एटॉमिक मैकेनिक्स मतलब क्वांटम लेवल, एटॉमिक लेवल, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स मतलब एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक या सब एटॉमिक, इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ गया बेटा? इसका Yes, ऑप्शन sir. डी, Yes, इसका yes, ऑप्शन sir. डी ही सही था। अब ये बताओ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन, हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस, ओनली हैंड रेस। शाहिल, B atomic phenomena. बी, ठीक है। और बताएंगे तमन्ना, तमन्ना यस सर। आप बताओगे जरा क्या है आंसर इसका? सर बी एटॉमिक फिनोमेना। बी है। वंशिका ठाकुर, सर बी एटॉमिक फेनोमेनन। बिल्कुल, अब क्लियर दिख भी रहा है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमेशा बड़ी चीजों से रिलेट करती है, बड़ी चीजों की स्टडी करती है, हमेशा बड़े लेवल पे स्टडी करती है। तो देखो फ्री फॉल बॉडी भी बड़े लेवल पे है, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स भी बड़े लेवल पे है, फ्लाइट्स ऑफ रॉकेट भी बड़े लेवल पे है। सिर्फ एटॉमिक फिनोमिना ही एक ऐसा है, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होती है एटॉमिक लेवल पे जाती नहीं है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स जाती है एटॉमिक लेवल पे। Am I right ना? Yes, sir. एटॉमिक Yes, लेवल sir. पर हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स जाती है, ना कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बताओ ये फिजिक्स वाई, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं हम फिजिक्स को? क्या आपके लिए बायो वाले हैं जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, उनको फिजिक्स की क्या जरूरत पड़ गई? ये आंसर दो जरा, आप मुझे कैसा भी आंसर दीजिएगा। मैं पूछता हूँ बेटा। हाँ आप बताइए, चलो आपको, आपका क्या नाम क्या है? सर नाम क्या काजल बेटा? टिकटा। काजल, क्या बोलना चाहते हो आप इसके बारे में? सर सर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो है, पर हाँ। अगर हम लोगों को फिजिक्स का बेस नहीं होगा तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज नाउडेज इन आवर हॉस्पिटल्स एंड आवर वर्क। सर जब हम आजकल हम +1 में हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल करने लेबोरेटरी जाते हैं तो सर अगर फिजिक्स ही नहीं होगा तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो जीरो हो जाएगी। सर माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो हम लोग से होगी नहीं। सर जो आधी से ज्यादा मशीन्स होती है लेबोरेटरी में, सर उसकी वर्किंग हमको आएगी नहीं कि वो लोग किस प्रिंसिपल पर वो काम कर रही है। बेटा आपका आंसर ना ये है। क्या है आंसर? परफेक्ट आंसर दिया आपने, बिल्कुल एकदम अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अच्छा अब बताएंगे वंशिका ठाकुर। यस वंशिका देखो, आप बोलो, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, टॉपिक से रिलेटेड बोलो, ओपन एंड क्वेश्चन है ये, कुछ भी बताओ, आप कुछ भी बताओ तो सही। लेकिन वंशिका, यस सर। सर जैसे डॉक्टर्स के लिए मतलब मेडिकल स्ट्रीम में जैसे मशीन्स होती है, जैसे एक्सरे मशीन और MRI मशीन, उन सब में जैसे यूज होता है, तो उसके फिजिक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है उसकी स्टडीज के लिए। बिल्कुल, आपका भी वही बढ़िया अच्छा आंसर है, सेम बोलेंगे आपके लिए भी। और कीर्ति शर्मा, यस अच्छा सर। इसके ऊपर भी बहुत कम लोग बोलना चाह रहे हैं, मतलब 10-12 लोग हैं बस। इस टॉपिक के ऊपर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्या मतलब समझने की जरूरत है क्या इसमें? ये तो ओपन है, कुछ भी बताओ। आप डॉक्टर्स में क्या क्या यूज करने वाले हो, इन फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए फिजिक्स क्यों जरूरी है, ये बता सकता। बुखार चेक करते हो, चलो मैं सबको छोड़ो, बुखार चेक करते हो ना ऐसे पकड़ के,
यस सर। घर पे आप Yes, आप sir. डॉक्टर अभी अभी तो आप 11th क्लास में हो ना, अभी आप किसी को बुखार आ रहा हो आप ऐसे ही देख के चेक करते हो ना? यस सर। किसकी हेल्प से देखते हो? फिजिक्स की हेल्प से या बायो की हेल्प से? सर फिजिक्स की हेल्प से। फिजिक्स की हेल्प से कैसे देखते हो बेटा? सर थर्मामीटर। थर्मोमीटर, बिल्कुल। एक तो थर्मोमीटर, अगर थर्मोमीटर नहीं भी है ना तब भी आप देख लेते हो। कैसे? जिसको फीवर होता है उसका बॉडी गर्म होता है ना? यस सर। अब बॉडी देखो, हमारा बॉडी ठंडा है, उसके कंपैरिजन में अगर ठंडा है और उसको हम पकड़ेंगे तो उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी। तो उसकी बॉडी गर्म है हमारी बॉडी से, तो उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी, तभी हमें फील हो जाएगा ये हमसे गर्म है, इसका मतलब इसको बुखार आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? फिजिक्स की इंपॉर्टेंस आप घर में डेली, मतलब डेली नहीं, महीने में एक आध बार तो घर में किसी को भी, रिश्तेदार को, किसी को फीवर आता होगा, या फिर आप ऐसे गर्दन पे हाथ रख के देख लेते हो, अरे यार ये गर्म है ना, मुझे लग रहा है पैरासिटामोल खा ले भाई। होता है ना ऐसा बेटा? यस सर। हाँ, तो ये इसमें भी तो फिजिक्स है, इसमें तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। जिसको फीवर आ रहा है उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो आप चेक कर पा रहे हो। ऐसे कैसे चेक कर पाओगे वरना? फिजिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। कोई अदर कोई इनोवेटिव नया तरीका कोई बता सकता है क्या? कोई नया और कोई नया एप्लीकेशन इन दोनों के अलावा? कोई खुद से अपने आप बताए खुद। कोई और बताना चाहेगा कोई? शाहिद, यस सर। कुछ बताना चाहोगे? सर हम फिजिक्स की स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आसपास जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उनको जान सकें। जैसे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप डॉक्टर हैं, मान लो आप डॉक्टर बन गए तो आपको क्या लगता है कि फिजिक्स का यूज आपकी मेडिकल प्रैक्टिस में या फिर पेशेंट्स को देखने में, कई सारी चीजों में कहाँ यूज आ सकता है फिजिक्स का? फॉर एग्जाम्पल आपने हॉस्पिटल्स में गए होंगे, कभी ऐसे ही देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है कि सर यहाँ पे मुझे लगा कि शायद फिजिक्स का यूज है? सर जो पेशेंट को वेरियस डिजीज होते हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हम मशीन्स का यूज। देखो सबसे बड़ी बात ना, एक चीज और बता दूं, जो साउंड का ट्रांसफर होता है, जैसे इस जगह पे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरी बात को, जैसे आप मेरी छोड़ो, चलो आपके ऊपर एग्जांपल देता हूँ। आप जिस रूम में बैठ के क्लास ले रहे हो, उसका मान लो गेट खुला हुआ है, इधर से गेट खुला हुआ है, यहाँ पे आपके पापा बैठे हुए हैं, ठीक है? आपकी आवाज को आपके पापा सुन रहे होंगे क्यों गेट खुला हुआ है, सुन रहे होंगे ना? ये किस वजह से सुन पा रहे हैं? ड्यू टू साउंड ट्रांसमिशन। मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं पूछ रहा किस वजह से, इसकी वजह से सुन पा रहे हैं ना? यस सर। अरे आपको जब डॉक्टर बताएगा, तो पेशेंट बताएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो भी तो फिजिक्स की वजह से बता पा रहा है आपको। यस सर। डॉक्टर आपकी केबिन तक आएगा, किसी बाइक पे, स्कूटर पे, ई रिक्शा में, किसी पे भी आएगा, तो वो भी फिजिक्स की वजह से बना है, तभी तो आ पा रहा है आपके पास चल के। यस सर। मतलब फिजिक्स बिना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। हाँ, तो इग्नोर नहीं करना है फिजिक्स को, समझ गए आज के बाद? यस सर। अब ऐसा किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर अपनी सब्जेक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपनी सब्जेक्ट का? मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि बेटा क्या क्या लाइफ में इम्पोर्टेंस। अब देखो एक्साइटमेंट कैसे होता है कि फिजिक्स में पहले हमारे पास होती क्यूरियोसिटी। जैसे जब एप्पल गिरा था न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, तो उसको क्यूरियोसिटी हुई थी, भाई ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? इसका मतलब कुछ तो है जो कि हो रहा है नेचर में, ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसने क्या किया, फिजिकल लॉ यूज, उसके ऊपर फिजिकल लॉज कुछ देखे कि भाई हर चीज को मैं छोड़ रहा हूँ, नीचे ही आ रहा है। उसके ऊपर उसने प्रिडिक्शन लगाई
कि भाई ऐसा तो नहीं होता कहीं कि हर बॉडी एक दूसरे की को अपनी तरफ खींचती है, हर बॉडी अपनी तरफ एक दूसरे को खींचती है। फिर उसने उसका एप्लीकेशन अप्लाई किया, कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्रैक्टिकल्स किए उसने कई सारे, तब जाके उसने ये प्रूफ कर दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ Gravitation. ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है बात? G(m1)(m2) अपॉन R R square. स्क्वायर है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे बना? मैंने न्यूटन का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि सब लोगों ने ये कहानी सुनी होती है एक्चुअली में। न्यूटन के ऊपर सेब गिर रहा था और तब जाके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज हुई। कैसे हुई थी? ऐसे हुई थी कि क्यूरियोसिटी थी उसको जानने की, तब उसने फिजिकल लॉ को यूज किया और उसके फिजिकल लॉ का यूज करके उसने प्रेडिक्शन लगाया था। सिर्फ प्रेडिक्शन लगाया था कि कोई एक बॉडी m1 मास की है और कोई m2 मास की दूसरी बॉडी है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ शायद अट्रैक्ट करेंगी। शायद प्रेडिक्शन किया था। प्रेडिक्शन में शायद वर्ड का यूज किया जाता है। उसके ऊपर इसने एप्लीकेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके उसने प्रूफ कर दिया कि भाई ये होता है। और उसने लॉ भी दे दिया कि जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो किस मैग्नीट्यूड का होता है, ये भी उसने बता दिया। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आ गया कि एक्साइटमेंट न्यूटन ने कैसे कैसे करके, जैसे कि पहले क्यूरियोसिटी होती है, फिर उसे जो क्यूरियोसिटी होती है उस पर हम फिजिकल लॉज को अप्लाई करते हैं, उसके बेस पे प्रेडिक्शन बनाते हैं और उसको एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ऐसे करके हमारा जो फिजिकल लॉज बनते हैं, जो फिजिकल लॉ आज तक बने हैं वो इसी तरीके से बने हैं, सारे के सारे लॉ। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो साइंस टेक्नोलॉजी का यूज देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद फंडामेंटल तक तो हो ही जाए आज। अब देखो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब ये देखो आग है, ये आग, फायर दिख रही है ना, ये फायर। Yes, sir. Yes, sir. फायर आपको पता है इंजन के अंदर भी फायर जलती है। Yes, sir. पेट्रोल, Yes, sir. जो पेट्रोल वगैरह जाता है इंजन के अंदर में, वो उसका क्या होता है भाई, उसमें एयर मिक्स होके जलता है अंदर। देखो इस फायर का ही हमने यूज किया। फायर क्या था? बेसिक हीट का सोर्स था। हमने हीट, इससे हमें हीट मिलती है ना ओनली। ये बेसिक सोर्स हो गया नेचर का। ये नेचर ने ऑटोमेटिकली दिया है हमें कि सब फायर है, इससे आप हीट ले सकते हो। हमने क्या किया, उस फायर को हमने एप्लीकेशन, प्रेडिक्शन थी हमारे पास की आइडियल गैस लॉ आपने पढ़ा है थोड़ा सा? Yes. Yes, sir. किसी कंटेनर में अगर गैस है, मान लो किसी कंटेनर में कोई गैस है, अगर हम इसको आग से नीचे से जलाएं तो ये गैस एक्सपेंड करेगी। Yes, sir. प्रेशर इंक्रीज होगा इसके अंदर। हाँ, ये चीज Yes, sir. तो होता ये है कि हमने इस बेसिक लॉ था, इसी लॉ का यूज किया हमने। और यूज करने के बाद में क्या किया, हमने एक इंजन बनाया। और ऐसे ही इसी आग को जला के हम पावर प्लांट भी चलाते हैं। पावर प्लांट कैसे चलाते हैं कि पहले क्या करते हैं, आग से हम पानी गर्म करते हैं, वाटर। उससे क्या करते हैं, बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर स्टीम होती है। भाई वाटर को गर्म करके स्टीम बनती है ना, उस स्टीम को हाई प्रेशर पे गर्म करते हैं। हाई प्रेशर पे स्टोर करके एक टरबाइन होता है। टरबाइन आप एक तरह से मान लो पंखे पे आपने देखा होगा ना, पंखा जब चल रहा हो, पंखा बंद हो और बाहर खुले में रखा हो, आंधी चल रही है, तो पंखा ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। Yes, sir. कभी देखा है कि कूलर के वायर नहीं लगे हुए फिर भी कूलर की पंखियां घूम रही हैं? Yes, sir. Yes, होता sir. है ऐसा शायद मुझे लगता है सबने देखा होगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हाई प्रेशर एयर उसके स्ट्राइक करती है उसकी पंखों पे और वो पंख घूमने लगती है। हमने बिना वायर लगाए हुए, उसमें हमने तार नहीं लगाया होता बोर्ड में, तब भी एक काम हो रहा होता है। तो उसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग स्टीम बनाते हैं। स्टीम को एक पंखे पे लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं जनरेटर से हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों में आती है पावर प्लांट से। गवर्नमेंट जो हमें देती है ना, वो ऐसे बना के हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है जनरली।
ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, तो sir. मैग्नेट, ये देखो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स का यूज करके जो आप यूज करते हो ना, वाईफाई है, वायरलेस जितना भी सिस्टम होता है ना, वो मैग्नेटिज्म पे डिपेंड होता है। ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इसलिए थोड़ा सा डीप में कम जाएंगे इसमें। ये मैग्नेटिज्म पे बेस होता है, और ये भी थोड़ा बहुत इसमें भी मैग्नेट्स अंदर इसके अंदर यहाँ स्क्रीन में, ये तो सॉफ्टवेयर के लिए होता है, इसके अंदर इसमें भी मैग्नेटिज्म यूज होता है। आपने देखा होगा ना, हर चीज में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, छोटे से होते हैं कि नहीं बेटा? Yes, sir. अरे आपने देखा होगा, आपने Yes, अगर sir. आपके घर में पुरानी वाली टीवी हो, मोटी वाली टीवी होती, पीछे से मोटी होती थी वो, Yes, sir. Yes, sir. या पुरानी कोई भी डिवाइस हो, पुरानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खराब पड़ा हो आपके घर पे, आप उसको खोल के देखिएगा, उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, छोटा सा। जितना छोटा डिवाइस होगा उतना ही छोटा ट्रांसफार्मर होगा। वो होता ही इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी पावर देनी है उसको, छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, छोटी सी पावर कंट्रोल करता है। चीज समझ में आ रही है कि साइंस को टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में कैसे कनेक्शन है। देखो, मैग्नेटिज्म हमने बेसिक लॉ बनाया, बेसिक से हमें क्या वाईफाई की बहुत जरूरत पड़ती है, हमने वाईफाई बना लिए, लैपटॉप्स बना लिए। ये क्या थी? सोसाइटी की जरूरत थी ना। Yes, sir. Yes, sir. भाई मुझे लैपटॉप की जरूरत थी आपको पढ़ाने के लिए, तो हम लोग सोसाइटी ही तो हैं, सब लोग हम लोग सब Yes, सोसाइटी में ही तो आते हैं। Yes, अब Yes, sir. वाईफाई और साइंस का और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सोसाइटी को सर्व करते हैं सारी चीजें। अरे हमने बाइक बनाई, इंजन बनाए, मशीनें बनाई, एक्सरे मशीन बनाई। हमने एक्सरे मशीन किस लिए बनाई? कि किसी की हड्डी टूट जाए, एक्सरे करके हमें पता तो चल जाए भाई कहाँ से टूटी है, कैसे टूटी है, क्या टूटी है। तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी का ही यूज करके तो एक्सरे मशीन बनाए, ऐसे थोड़े बना दिए। Yes, sir. तो साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को, सोसाइटी में रिक्वायरमेंट आई, पहले किसी का हाथ टूट जाता था, पता नहीं चलता यार कहाँ से टूटा है, कैसे टूटा है, अंदाजे से बस डॉक्टर करते थे। तब साइंस, उसकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट आई, यार ऐसी कोई मशीन बन जाए जो बॉडी के अंदर उसकी रेज, एक्सरेज जाएं और हमारे पता चल जाए कि हड्डी कहाँ से टूटी है। ये सारी चीज पता चल जाए तो मजा आ जाए यार, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट आई, उसमें साइंस ने बेसिक लॉ यूज किए, टेक्नोलॉजी को दिए, टेक्नोलॉजी ने उसको इंप्रूव करके एक्सरे मशीन बना दिया आप लोगों के लिए। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो मैंने इस इंजन का एग्जांपल इसीलिए नहीं दिया था आपको, क्योंकि आप नीट के हो, आपने 12th मतलब हाई स्कूल से ही मैथमेटिक्स को छोड़ दिया है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस एग्जांपल को समझने। इसलिए मैंने आपको एक्सरे मशीन कर दिया, क्योंकि आप डॉक्टर हो। 1 मिनट में समझ में आ गया आपको। आगे बात समझ में बेटा? Yes, Yes, sir. साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी में रिलेशन। एक और रिलेशन देख लो भले, ये भी सेम जैसा ही, उसी जैसा है कि हम जो नैनो चिप्स वगैरह चाहिए होती है हमें, एटॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं, उसे ये बना देते हैं, और ये रोबोट्स भी उसी की हेल्प से बनाते हैं। एटॉमिक लेवल पर स्टडी की जाती है। ये क्या है पता है? न्यूक्लियर यूरेनियम, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। ये उसके एटम है, ये ऐसा दिखता है, दिखने में मतलब ऐसा होता है, वो थोड़ा सा अजीब सा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की हमेशा कमी रहती है अभी तक, इसीलिए हम लोग पावर प्लांट्स बनाने में, मतलब पावर प्लांट ऐसे नहीं थोड़ी बहुत जगह में बन जाता है, थोड़ी बहुत टाइम में बन जाता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो इसीलिए हमारे यूपी में, आपके हिमाचल में, इन जगहों पे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी कभी आती है क्या गाँव में? no, sir. इवन से वो इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी का लैग चल रहा है अभी हमारे यहाँ। अब जिस दिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फुल हो जाएगी ना, तो गांव में भी 24 आवर लाइट आया करेगी, होगा। तो ये सारी चीजें ना, सोसाइटी को जरूरत थी रोबोट की, इसने रोबोट की जरूरत थी कि भाई ऐसा कोई बंदा मिले जो काम करता रहे, मुझसे ये नहीं कहे यार मैं थक गया, अब तो मैं थक गया, ऐसा कुछ हो जाए।
तो सोसाइटी को रोबोट की जरूरत थी, रोबोट बना दिया साइंस और टेक्नोलॉजी ने यूज करके। मोबाइल की जरूरत थी इन द सेंस कि हम लोग ऐसा रिक्वायरमेंट है यार, ऐसा हो कि हम यहाँ से फोन करें आराम से, कोई कितनी भी दूर बंदा बैठा उसके पास कोई खबर पहुंचानी है या कुछ भी पहुंचाना है, तुरंत खबर पहुंच जाए उसके पास। मतलब साइंस टेक्नोलॉजी दोनों कंबाइंड होकर सोसाइटी की पूरी बात पूरी करते हैं, जो सोसाइटी को जरूरत होती है। लेकिन जरूरत कहाँ से उठती है? मेनली सोसाइटी से उठती है, जब कि हमें यार इस चीज की डिजायर है कि अब साइंस को बोलते हो, टेक्नोलॉजी को बोलते हो, ऐसा कुछ कोई बेसिक लॉ में पहुंचते सब लोग बेसिक लॉज पे ही है, पहुंचते सब कोई बेसिक लॉज पे ही है। सब सारी रिसर्च होती है बेसिक लॉ से, जो बेसिक लॉज जो है फिजिक्स के, उन्हीं पे बेसिक सारी रिसर्च होती है। अब मेरी ये साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी का रिलेशन समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कैसे Yes, sir. एक दूसरे से रिलेट्स हैं, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, अब sir. टाइम भी हो गया, तो हम कल पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस, और शायद कल हो सका तो हम यूनिट एंड डायमेंशंस स्टार्ट भी कर देंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है। अगर हो सका तो जहां तक हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा, जहां तक है, ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बेटा समझ में आया ना क्लास में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, फिर एंड करते हैं क्लास का आज। और आप पढ़िए, अभी सोइएगा नहीं लेकिन, है ना? Yes, sir. Okay, sir. अभी से सो के क्या करेंगे? ओके, यू वेलकम बेटा, वेलकम बच्चा लोग। टाइम से आया करो यार, आप लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हो, ठीक है ना? Yes, sir. Yes. आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, आप। Thank you, sir. Good night, sir. यू कैन लीव नाउ बेटा। गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, गुड नाइट Good सर। night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड Good night, नाइट, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।